हेलो गाइस। तो आज हम बात करेंगे आईपीओ पे। तो आईपीओ क्या होता है, हम सबको पता है। आईपीओ की फुल फॉर्म होती है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। बट डिटेल में ये क्या होता है हमें पता ही नहीं है। हमने बहुत सारी वीडियोस वीडियोस देखी यूट्यूब पे, हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी, बट हमें पता ही नहीं चला। आज इस पूरे लेक्चर के बाद, जो शायद आधे घंटे 20 मिनट 40 मिनट जो भी होगा, बट मैं पूरी क्लैरिटी दे दूंगा कि आईपीओ होता क्या है, वर्क कैसे करता है, एंड कंपनीज आईपीओ में आती ही क्यों है, और क्या हमें आईपीओ लेना चाहिए। क्योंकि बहुत से लोग हमें ये बोलते हैं कि यार आईपीओ से बच के रहो, यू विल मेक लॉस। तो सबसे पहले बात करते हैं आईपीओ की, दैट इज़ इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। और ये इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग का मतलब क्या है? इनिशियल यानी कि शुरुआत में पब्लिक के पास ऑफर लाना, शुरू में पब्लिक के पास ऑफर लाना, दैट इज़ आईपीओ। पर ऑफर आ क्या रहा है? कंपनी सबसे पहले जनता के पास आ रही है, भारत की जनता के पास आ रही है, और कह रही है हमें पैसे दीजिए, हमें पैसे दीजिए, हमें अपने धंधे को बड़ा बनाना है। दैट इज़ आईपीओ। अब सबसे बड़ी चीज़ है कि यार कंपनी आईपीओ में आने से पहले भी तो अच्छा कर ही रही होती है। क्योंकि जब कोई कंपनी अच्छा कर रही होती है ना, तभी वो आईपीओ में आती है। और आईपीओ में आती कैसे है? आईपीओ में आने के लिए हमें सेबी के पास जाना होता है। सेबी में जाके हमें अपने सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं कि ये चीज़ें हैं, ये मेरे ऊपर लिटिगेशन चल रही हैं, ये मेरे ऊपर क्लेम्स चल रहे हैं, ये मैंने प्रॉफिट बनाया है, ये मेरे लॉसेज चल रहे हैं, ये सेक्टर में मैं वर्क करता हूँ, ऐसे ऐसे मैं वर्क करता हूँ, ये सारे मेरे अकाउंट्स हैं, ये सारी मेरी डिटेल्स हैं, ये सारी मेरी बैलेंस शीट्स हैं। ये सारा हम पेश करते हैं, तब फिर सेबी का अप्रूवल आता है। तब कंपनी सबसे पहले आपके पास आके आईपीओ लाती है। यहाँ तक तो क्लियर है। बट क्या आईपीओ का मतलब हम ये निकालें कि यार स्टार्टअप को इज्जत तभी मिलती है जब वो आईपीओ लाती है? ये बात तो सच है, ठीक है। ये ठीक वैसा है कि जैसे कि सरकारी नौकरी मिलना। हम्म, और इसको ऐसे भी समझ लो कि भाई आप घर पे गए, ठीक है। आप घर पे गए और भाई लोग पूछ रहे हैं कि भाई, आपके आस पड़ोस वाले पूछते हैं भाई आप करते क्या हो, और आप बोलते हो यार मैं मेरा स्टार्टअप है। वो बोलेंगे अच्छा स्टार्टअप है, ठीक है यार, हर दूसरा तीसरा बंदा तो स्टार्टअप कर ही रहा है, कौन सी बड़ी चीज़ है, ठीक है। और यही आप कहोगे यार मेरी जो कंपनी है ना वो स्टॉक में लिस्टेड है, स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, उसका आईपीओ आने वाला है या उसका आईपीओ आ चुका है, तो एक अलग ही लेवल की इज्जत है भाई, है ना। तो अब शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं कि स्टार्टअप क्या होता है। व्हाट इज़ स्टार्टअप? हम सब ने कितनी बार सुना भाई स्टार्टअप 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 स्टार्टअप, होता क्या है? देखो, स्टार्टअप पता है क्या होता है? कोई भी ऐसा काम जिसका मास लेवल पे जिसकी ज़रूरत है। फॉर एग्ज़ाम्पल स्विगी, ज़ोमैटो, ये करते क्या हैं? आप इनकी एप्लीकेशन पे जाते हो, अपने वहाँ पे खाना जो भी ऑर्डर करना है देखते हो, उसके रिव्यूज़ पढ़ते हो होटल के कि हाँ भाई कहाँ पे अच्छा मिलता है। मान लो छोले भटूरे मंगाने हैं, आपने तमाम देखे, भाई महक का भी आ गया, भाई हल्दीराम का भी आ गया, और भी तमाम आ गए, और आपने सबके रिव्यूज़ देखे, सबसे अच्छा जहाँ का रिव्यू लगा आपने वहाँ से ऑर्डर कर दिया, डिलीवरी हो गई। अब मुझे एक बात बताओ, क्या ये ज़ोमैटो स्विगी आने के पहले क्या होटल डिलीवरी नहीं करते थे? या क्या लोग घर पे खाना मंगा के खाते नहीं थे? खाते थे यार, खाते ही थे, है ना। बट इन्होंने ऐसा क्या किया? इन्होंने पता क्या किया? इन्होंने उस प्रोसेस को सिंपल कर दिया, है ना। बहुत सिंपल कर दिया। पहले क्या था भाई, होटल का निकाला, नेट से डिटेल निकाली, नंबर निकाला, कॉल किया, ऑर्डर किया, एड्रेस लिखवाया, आ गया। अब कुछ नहीं करना, जस्ट एप्लीकेशन पे क्लिक करना है, जस्ट वहाँ पे डालना है। एप्लीकेशन पहले ही आपने जब साइनअप किया था सब कुछ आपने डाल ही दिया था, अपना एड्रेस डाल दिया था, अपनी डिटेल्स डाल दी थी, बस आपने खाली जब ऑर्डर करना था आप जस्ट एप्लीकेशन पे गए, आपने जस्ट वहाँ पे अपना जो भी सिलेक्शन किया, ऑर्डर किया, जस्ट दैट्स इट, खाना घर आ गया। यही तो किया स्विगी ने, जोमेटो ने। ब्लिंकिट ने क्या किया? ब्लिंकिट ने क्या किया? राशन को आपके घर तक पहुंचा दिया। वैसे क्या था कि आप झोला लेके घर से निकलते थे, फिर आप सब्ज़ी लेते थे या आप कोई भी सामान लेते थे, राशन लेते थे, फिर आप वो झोला भर के भारी भारी झोला लेके घर आते थे। सबसे पहले तो मार्केट जाने की तैयारी करना, अच्छे से कपड़े पहनना, फिर निकलना, फिर उसके बाद माल भरना उसमें, उसके बाद फिर उसको कैरी करते हुए घर तक लेके आना, तो बहुत बहुत टाइम कंज्यूम होता है। हालांकि उसके अपने अलग एडवांटेज है, बट हम उस पर नहीं आएंगे। तो ब्लिंकिट ने क्या किया, जस्ट यू ऑर्डर इट एंड 5 to 10 मिनट्स में आपके घर पे सामान आ गया। तो अब इस पूरे प्रोसेस को समझो, हुआ क्या। इन सब का आईपीओ आ चुका है। आईपीओ उसी का आएगा जिसकी जो ज़रूरत है ना वो मास लेवल पे है, पहली बात। दूसरी चीज़, जो मास लेवल की ज़रूरत को पूरी कर रहा है, साथ में उसका बेनिफिट लोगों को मिल रहा है और उसका रेपुटेशन रेट ज़्यादा है।
इंसान एक बार ऑर्डर कर रहा है और उसके बाद वो दोबारा फिर से ऑर्डर कर रहा है, ठीक है। दैट इज़ द रेपिटेशन रेट, ठीक है। अब एक चीज़ पे और आते हैं, ओयो। ओयो ने क्या किया बताओ? ओयो ने क्या किया? ओयो कुछ नहीं करता, होटल्स उसके नहीं है, टूरिस्ट उसके नहीं है, टूरिस्ट तो ऑलरेडी है ना, डिमांड तो ऑलरेडी है, बस सप्लाई को मीट किया, बस सप्लाई को तो मीट किया उसने, पूरा टाइप किया, एप्लीकेशन लॉन्च किया, आप वहाँ पे गए, आपने रिव्यूज़ पढ़े, सब कुछ देखा वेखा और बुक कर लिया, दैट्स इट। और उसने काफ़ी अच्छे प्राइसेस में, काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव वे में उसने चीज़ों को आप तक पहुँचाया, अच्छे अच्छे रूम्स को, ठीक है। ये ज़रूर तो उसने समझा। ओला ने क्या किया? ओला ने क्या किया? उबेर ने क्या किया? इन्होंने क्या किया? टैक्सी स्टैंड तो पहले भी थे, ऑटो स्टैंड तो पहले भी थे, हम जाते थे और जाके भाई सबको पता था कि भाई हमारे यहाँ पे ऑटो स्टैंड है, यहाँ पे टैक्सी स्टैंड है, यहाँ से जाओ टैक्सी बुक करो चले जाओ। उन्होंने क्या किया? ऐप बना दी, आप उससे अपनी डेस्टिनेशन डाला, लोकेशन पिकअप का डाला, आपके घर तक आ गई, आपको पिकअप किया, आपको छोड़ाया। बात अलग है कि सारे चार्जेस उसने जोड़ लिए, आपको उठाने के भी चार्ज जोड़ लिए, खड़े होने के भी चार्ज जोड़ लिए, वेटिंग टाइम भी जोड़ लिया, सब जोड़ लिया, महंगा पड़ा, बात अलग है, बट आपको सुविधा दी थी और आपने उसके पैसे पे किए, आप खुश हो गए, ठीक है। यही है अमेज़न क्या करती है, फ्लिपकार्ट क्या करती है, ये सारी चीज़ें यही तो करते हैं। अब सबसे बड़ा इसमें कॉमन पॉइंट समझा, सब ने सारी चीज़ें पहले से ही एग्जिस्ट करती थी, बस इन लोगों ने क्या किया, उसमें टेक्नोलॉजी जोड़ दी। सारी चीज़ें, चाहे होटल्स हो उनकी डिलीवरी हो, चाहे टैक्सी स्टैंड्स हो, चाहे आपके ये टूरिस्ट जो होटल्स बुक करते थे, सारी चीज़ें तो पहले भी चलती थी, एग्जिस्ट तो करती ही थी, बट इन्होंने क्या किया, जितने भी ये स्टार्टअप्स थे, इन्होंने उसमें टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट किया और टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करने के बाद आप तक पहुँचाया और फिर इस चीज़ को मास लेवल पे स्केल कर दिया, क्योंकि मास लेवल को इसकी ज़रूरत थी। जो चीज़ मास पे स्केल हो सकती है वही आईपीओ ला सकती है, वही स्टार्टअप सक्सेसफुल भी होता है और वही स्टार्टअप बिलियनों डॉलर इवैल्यूएशन उसकी हो भी जाती है, ठीक है। तो अब एक एग्जांपल और लेते हैं यूपीआई का। इज़ यूपीआई आज स्टार्टअप? क्योंकि वो भी तो एक आइडिया ही है ना, पहले आइडिया ही होता है शुरू में, उसके बाद वो एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। बट फर्स्ट लेवल इज़ एन आइडिया। यूपीआई को हम स्टार्टअप नहीं बोल सकते क्योंकि वो गवर्नमेंट लेके आई है। एंड सेकंड चीज़ ये भी है कि यूपीआई ना एक फ्रेश चीज़ है, मतलब पहले एग्जिस्ट नहीं करता था, वो एक नई चीज़ है। बट जितने आप ये चीज़ें देखो ना, स्विगी, जोमेटो, ओयो, ये सारी चीज़ें जो है ना, ये एग्जिस्ट करते थे, बट ऐप के थ्रू, टेक्नोलॉजी के थ्रू इनको और अच्छा बना दिया, ठीक है। ये चीज़, अब आगे बढ़ते हैं। तो ये स्टार्टअप हो गया, इसलिए हर स्टार्टअप बड़ा नहीं बनता, जो मास को कैटर कर पाए वही स्टार्टअप बड़ा बनता है, उसी में ताकत है बड़ा बनने की, ये ध्यान रखना, ठीक है। स्टार्टअप की बात कर ली, अब एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लो मुझे पोटेंशियल दिख रहा है कि यार देसी घी बहुत लोगों को चाहिए, मुझे पोटेंशियल दिख रहा है देसी घी बहुत लोगों को चाहिए। अब मैंने देसी घी बनाना शुरू किया, तो मैं आपके पास आया, आपके पास क्या, मैं अपने रिश्तेदारों के पास गया कि यार मैंने एक वो बनाया, यार मैंने देसी घी बनाया, तुम लोग मेरे से लोगे? अब जो मेरे को जानते हैं, जो मेरे पे भरोसा करते हैं, उन्हें पता है कि यार अमन झूठ नहीं बोलेगा, वो मेरे से ले लेंगे कि हाँ भाई शुद्ध दे रहा होगा, मैं 2000 रुपये का 1 किलो घी दे रहा हूँ, और लोग लेंगे क्योंकि मुझे जानते हैं, उन्हें पता है कि झूठ नहीं बोलता। अब मालूम मैंने गली क्रॉस की, मैं दूसरी गली में गया, मैं वहाँ क्या भाई, मैं ये है, मैं 2000 रुपये किलो घी देता हूँ, आप मुझसे लोगे? वो पता है मुझसे क्या बोलेंगे? वो बोलेंगे भाई हम तेरे भरोसा क्यों करें, पता चले तू वही मदर डेयरी वाला घी लाए, डब्बे में डाले, हमें पकड़ा दे और बोल रहा है कि मैं शुद्ध घी देता हूँ। पॉइंट है, भरोसा कैसे करेगा? क्या इस स्टार्टअप आइडिया में दम है? क्या पॉसिबिलिटी है कि ये धंधा बड़ा बनेगा? अब मैं बनाता हूँ इसको बड़ा। देखो मैं क्या करूँगा पता है, सबसे पहले मैं कुछ खर्चा करूँगा, मैं एक ऐप बिल्ड करूँगा। ऐप में मैं क्या करूँगा, जितने भी मेरी भैंसें हैं, गायें हैं, जो भी मेरे बाड़े हैं, जहाँ पे भी मैं इनको रखता हूँ, जहाँ पे इनको नहलाया जाता है, जहाँ भी इनका दूध दोहन किया जाता है, जो भी जैसे प्रोसेस है घी बनाने का, मक्खन बनाने का, जो भी प्रॉपर मैं वहाँ पे लगाऊंगा कैमरे, प्रॉपर वो लाइव चल रहा होगा ऐप पे। मैं वो ऐप उनको दूंगा, भाई ये मेरी ऐप है, लोड कर लो, इसमें देखो क्या हो रहा है, भाई आप खुद ही देख लो, ठीक है। ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए मैंने ये चीज़ कर दी। तो अब क्या होगा, लोग ट्रस्ट करेंगे और लोग कहेंगे ठीक है भाई बढ़िया, तुम मुझे दो,
अब धीरे धीरे क्या हुआ भाई, मेरे एरिया में डिमांड बढ़ गई, मेरे घी की आसपास मोहल्ले में डिमांड बढ़ गई, जगह जगह से ऑर्डर आने लग गए। मैंने कहा यार गुरु, अब मुझे ना और पैसा चाहिए, मुझे अब इसमें और पैसा लगा के मुझे इसको और बड़ा करना है। अब मैं पहुंचा भाई शार्क टैंक में, शार्क टैंक में पहुंचा। ठीक है, शार्क टैंक में मैंने पिच दी अपनी। हालांकि जो आप शार्क टैंक इंडिया आप देखते हो वो तो प्रॉपरली पहले से स्क्रिप्टेड होता है, क्या बोलना है क्या होना है जो भी है। लेकिन हम लोग ये तो सीख ही गए ना पिच देते कैसे हैं, तो वो तो बेनिफिट है। अब मान लो स्टार्टअप में मैं छोटा आदमी भाई, मैं शार्क टैंक में नहीं जा पाया। नहीं भाई, मैं लकी काम नहीं किया, मैं नहीं जा पाया, छोड़ो। लेकिन मुझे इतना तो पता ना कि यहाँ पे कौन पैसे वाला है, कौन मुझे मेरे पे इन्वेस्ट कर सकता है, कौन मेरे आइडिया पे बिलीव कर सकता है। मैं जितने भी पैसे वाले लोगों को जानता हूँ मैं वहाँ तक पहुँचा। मैं उनके पास गया, मैंने कहा यार मुझे ना पूरा, मैंने पहले तो अपना आइडिया पिच किया, समझाया। बंदे ने बोला भाई दम है यार, दम है, मैं तो को दे रहा हूँ पैसे, बता भाई क्या। मैंने कहा भाई देख, जो मेरी फ़िलहाल वैल्यूएशन है ना वो है 50 लाख रुपीज़ की। मैं अब तक तो अपने धंधे को 50 लाख का बना चुका हूँ, इन्वेस्टमेंट करके सब कुछ करके, जितना मेरे पास पूंजी थी मैंने सब लगा के अपने धंधे को 50 लाख का बना दिया है। ठीक है, 50 लाख का बना दिया है। अब मैं तुझे 10% दे रहा हूँ, 10% दे रहा हूँ 5 लाख पे। 10% 5 लाख ले ले और निकल, धंधा बड़ा बनेगा, कमा जाएगा। उसने बोला ठीक है भाई। अब ये जो पहला इन्वेस्टर था जिसने मेरे आइडिया पे बिलीव किया, इसको हम बोलते हैं एंजल इन्वेस्टर। इसको हम बोलते हैं एंजल इन्वेस्टर। जो ये पहला बंदा था जिसने जस्ट मेरे आइडिया पे बिलीव किया कि हाँ ये धंधा बड़ा बन सकता है, इसको बोलते हैं एंजल इन्वेस्टर। अभी तक मैंने अपने धंधे के लिए किसी से पैसा नहीं मांगा था, और इसने मेरे पे कोई एहसान नहीं किया है, इसने मुझे कोई लोन नहीं दिया है, इसने हिस्सेदारी ली है 10% की। अब ये बन गया पार्टनर, इसने 10% शेयर्स लिए हैं। ये हमेशा ध्यान रखना कि जब कोई कंपनी बनती है ना, जब भी कोई कंपनी बनती है तो उसके शेयर्स निर्धारित हो ही जाते हैं। अब चाहे वो पेपर में हो ना हो, मान लो मैं अकेला हूँ, मैं अकेले चला रहा हूँ, तो 100% शेयर्स मेरे हैं, 100% मालिक मैं हूँ। अब ये एंजल इन्वेस्टर आ गया, अब मैं 90% का मालिक हो गया, 10% का मालिक हो गया। ठीक है, यहाँ तक तो क्लैरिटी मिल गई। अब जो इसने मुझे पैसा दिया ना 5 लाख रुपए का, दिस इज़ एन सीड फंडिंग। ये है सीड फंडिंग, दिस इज़ अ सीड फंडिंग। सबसे पहले जिसने मेरे आइडिया पे बिलीव किया, दैट इज़ एन, उसको हम बोलते हैं एंजल इन्वेस्टर। जिसने, और उसी एंजल इन्वेस्टर ने मुझे फर्स्ट टाइम फंड्स दिए, उसको बोलते हैं सीड फंडिंग, बीज बो दिया इसने। अब मैंने क्या किया, मैंने पैसे लिए, मैंने भाई 10 जगह बाड़े और खोल दिए, मैंने अपने धंधे को 10 टाइम्स बड़ा बना दिया। मैंने अपने धंधे को 10 टाइम्स बड़ा बना दिया। अब जो मेरा धंधा है ना, अब वो बन चुका है भाई साहब 50 करोड़ रुपये का। समझते चलो, बहुत अच्छी चीज़ समझा दूंगा, ठीक है, डिटेल से मत जाओ, समझो, ऐसा समझा दूंगा ना कि कहोगे वाह भाई वाह, मज़ा ही आ गया। अब मैं धंधा बना दिया 50 करोड़ का। अब मुझे इसको, मैंने कहा यार 50 करोड़ का बन गया, इसको बड़ा बनाना है, इसको 10 टाइम्स और बढ़ाना है, 500 करोड़ का बनाना है भाई, और चाहिए भाई, और पैसा लगाओ, और पैसा लाओ भाई, कहाँ से आए, कहाँ से आए, कहाँ से आए। मैं ढूंढना शुरू किया, मुझे एक बंदा और मिला। उसने कहा ठीक है, आई एम ऑल्सो रेडी टू इन्वेस्ट 10%। लेकिन भाई अब तो 50 करोड़ का 10% है 5 करोड़, ठीक है, इसने लगा दिए। पता है इस बंदे को क्या बोलेंगे, इस बंदे को बोलेंगे पता है, वेंचर कैपिटलिस्ट। क्योंकि वेंचर तो शुरू हो चुका है, आइडिया तो इस स्टेज पे था ना जब एंजल इन्वेस्टर ने मुझ पर पैसा लगाया। अब तो एक बार पैसा लग ही चुका है, अब तो वो चीज़ें थोड़ी थोड़ी बढ़ा ही चुका हूँ। अब इस स्टेज पे जो आएगा ना, इसको बोलते हैं वीसी, दैट इज़ वेंचर कैपिटलिस्ट। वेंचर शुरू हो ही चुका है, कंपनी शुरू हो चुकी है, कैपिटलिस्ट ने पैसा लगाया। इसको एक और चीज़ बोलते हैं राउंड ए की इन्वेस्टमेंट। दिस इज़ द राउंड ए इन्वेस्टमेंट, इसको बोलते हैं राउंड ए की इन्वेस्टमेंट, ठीक है, ये समझ के चलना। एंजल इन्वेस्टर की कहानी हो गई, सीड फंडिंग की कहानी हो गई, राउंड ए इन्वेस्टमेंट समझ में आ गया, वेंचर कैपिटलिस्ट समझ में आ गया। अब क्या होगा, अब भाई मैं तो और हवा में भाई 7th स्काई पे चल रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ वाह अमन, तू राजा बनेगा भाई, तू राजा बनेगा। अब मैं क्या क्या, मेरे को आ रहे हैं मज़े। मैंने 10 टाइम्स और बढ़ा दिया, मैंने कर दिया 500 करोड़ का बिजनेस। हर गली में बाड़े खुल गए, हर राज्य के किसी किसी कोने में बाड़े खुल गए। अब मुझे भाई और, अब मुझे पूरे इंडिया पे फैलना है, धीरे धीरे मुझे पूरे वर्ल्ड पे फैलना है। मेरा आइडिया और बड़ा हो चुका है, और बड़ा हो चुका है। मैंने कहा भाई और पैसा चाहिए, और पैसा चाहिए, और लो। एक और बंदे के पास गया, उसने मुझे दिए 50 करोड़, 10%।
ठीक है। 10% बांट चुका हूँ, 70% ही बच गए मेरे पास, 30% बांट चुका हूँ 10 करके, ठीक है। ये भी इसको बोल दो अब राउंड बी की इन्वेस्टमेंट, इसी हो गया आपका राउंड बी की इन्वेस्टमेंट, ये भी ठीक है। ये हो गया राउंड बी की इन्वेस्टमेंट और ये आपके हो गया टोटल। क्यों? क्योंकि देखो जब स्टार्टिंग में था जस्ट वो 50 लाख का आइडिया था, 50 लाख बना ही रहा था, 10% 5 लाख हुआ। अब वो धीरे धीरे 50 करोड़ का हो गया आइडिया, अब वो 5 करोड़ 10% हो गया, अब वो 500 करोड़ का बना दिया। क्योंकि मैं 10 टाइम्स बढ़ाते जा रहा हूँ ना, मैं अपने बाड़े बढ़ा रहा हूँ, अपने काम को बढ़ा रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहा हूँ जो मैं लोगों से उठा रहा हूँ और काम बढ़ा रहा हूँ। अब ये तो हो गया 10 टाइम्स मैंने और बढ़ा दिया। ओ भाई मज़े आ गए। अब मैंने कर दिया 5,000 करोड़ का बिजनेस। मैंने कहा भाई और बढ़ाना है, इसको और बढ़ाना है। इसका 10% होता है 500 करोड़। अब मुझे कोई बंदा ही नहीं मिल रहा कि जो मुझे 500 करोड़ दे पाए। कौन दे पाएगा मुझे 500 करोड़? भाई मुझे कोई मिल ही नहीं रहा। मैंने कहा भाई लेकिन धंधा तो बड़ा करना ही है यार। अब मैं आ गया सेवी के पास, माननीय सेवी। ये मेरा धंधा मैंने यहाँ से शुरू किया था। ये इन्वेस्टर्स हैं, ये लिटिगेशन चल रही है, ये क्लेम्स है, ये प्रॉफिट्स मैंने बनाया, ये चीज़ें हैं, यहाँ मैं ऑपरेशंस कर रहा हूँ, ये मेरे अकाउंट्स, ये मेरी बैलेंस शीट, ये मेरे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, सब कुछ ये आप देखिए। इसने कहा ठीक है तथास्तु, आपका आ गया IPO। और अब मैं आ गया देश के सामने, मेरे कंपनी में इन्वेस्ट कीजिए, मुझे पैसा दीजिए जिससे मैं अपने धंधे को बड़ा बना पाऊँ। ये थी पूरी कहानी। आप समझ सकते हो क्या खेलेबाजी होती है। अब आप सोचो कि इसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसका है पता है? इस बंदे का, जिसने स्टार्टिंग स्टेज में, एक चीज़ बता देता हूँ, मैं कौन हूँ? मैं हूँ प्रमोटर। जिसका आइडिया होता है उसको बोलते हैं प्रमोटर। जिसका ये ब्रेन चाइल्ड होता है, जिसका भी आइडिया होता है वो होता है प्रमोटर। ये ध्यान रखना, हम लोग कन्फ्यूज़ होते हैं प्रमोटर होता कौन है। प्रमोटर वही होता है जिसका आइडिया होता है, ठीक है। हाँ, अब इस एंजल इन्वेस्टर का सबसे ज़्यादा फ़ायदा है, क्यों पता है? इस बंदे ने पता कितना लगाया था? 50 लाख का 10% लिया था इसने जस्ट 5 लाख बनाया था। 5 लाख जिसने लगाया था मेरे धंधे में, ये तो तभी कमा गया था जब मेरा धंधा 50 करोड़ का बन गया था, तभी कमा गया था। क्यों? क्योंकि 50 लाख का 10% 5 लाख था। मेरा धंधा जब 50 करोड़ का हुआ ना, वो 10% 5 करोड़ बन गया, इसके 5 लाख 5 करोड़ बन गए। जब मेरा धंधा 500 करोड़ हुआ ना, इसका वो 5 लाख जो 10% वो 50 करोड़ बन गया। यही इसीलिए इन्वेस्टमेंट करते हैं भाई लोग। इसीलिए अमन गुप्ता, ये जितने भी आप देखते हो शार्क टैंक से क्यों इन्वेस्टमेंट करते हैं? इन्हें पता है कि भाई धंधे में दम है, भाई आइडिया में दम है, इसमें इन्वेस्ट करो कमा जाओगे, इसलिए करते हैं। ये रियल गेम है IPO नहीं, ये रियल गेम है इन्वेस्टमेंट की। क्यों लोग मतलब इन्वेस्टमेंट करते हैं? अब इसमें आते हैं। अब ये IPO की मैंने पूरी कहानी समझा दी, पूरी कहानी, ठीक है। अच्छा, कभी ये सोचा है कि कभी किसी डॉक्टर का IPO क्यों नहीं आता? किसी प्रोफेशनल का IPO कभी क्यों नहीं आता? किसी CA का, लॉयर का, इनके IPO क्यों नहीं आते यार? पता है क्यों? क्योंकि आप इनके ना सर्विसेज का पैसा देते हो, आप इनके टाइम की फ़ीस देते हो, इनके कंसल्टिंग की फ़ीस देते हो, इनके प्रोडक्ट का पैसा नहीं देते, ठीक है। हर शहर में डॉक्टर हैं, हर गली में डॉक्टर हैं, हर जगह डॉक्टर। कोई एक इंडिविजुअल, ये ऐसी चीज़ नहीं है कि वो एक, क्योंकि देखो मान लो मैं बहुत तगड़ा डॉक्टर हूँ, पर क्या मैं एक ही टाइम पे हर जगह अवेलेबल हो सकता हूँ? कि मैं आज आपसे बातें कर रहा हूँ, एक मेरा दूसरा वर्जन वहाँ पे बातें कर रहा है, मान लो डॉक्टर एक मेरा वर्जन यहाँ पे ऑपरेशन कर रहा है, एक वर्जन मेरा जयपुर में ऑपरेशन कर रहा है, एक वर्जन पूरे इंडिया में कर रहा है। नहीं, आई हैव लिमिटेशंस, मैं हर जगह तो अवेलेबल नहीं हो सकता। तो इसीलिए ये इनके IPOs कभी नहीं आते। हमेशा प्रोडक्ट्स जो मास लेवल पे ज़रूरत को पूरा कर रहे हैं, जो मास लेवल पे बेनिफिट दे रहे हैं, तो बेसिकली सर्विस के IPO नहीं आते, प्रोडक्ट्स के IPO आते हैं। जो एक अच्छा प्रोडक्ट दे रहे हैं टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करके, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया कि कभी ये कोई नया आइडिया नहीं है, आइडिया ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे थे, बस उसको टेक्नोलॉजी जोड़ के इन्होंने बड़ा बना दिया, मास लेवल तक पहुंचा दिया। तो ये होता है IPO। और इसके बाद अब IPO अंडर सब्सक्राइब होता है, ओवर सब्सक्राइब होता है, और इसके आगे की जो IPO की कहानी है वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा मैं, ठीक है। तो बाय।